नमस्कार दोस्तों, उनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो वायु के बारे में है। हमारा टॉपिक वायु है। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव वायु पर निर्भर हैं। हम इसी वायु से सांस लेते हैं तथा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचे रहते हैं। यह वायु ही हमारे पृथ्वी के तापमान को समान रखती है, जिससे पृथ्वी जीने योग्य बनती है। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं जिस वायु में आप सांस लेते हैं उस वायु में कई सारी अधिक गैसें हैं। आइए इन गैसों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। यह 78% वायुमंडल में पाई जाती है। यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, परंतु पौधों के लिए यह बहुत आवश्यक है। पौधे इसे अपने पोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे वायु से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, परंतु अपनी जड़ों से और कुछ बैक्टीरिया से वह इस नाइट्रोजन को ले सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। इसका उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। यह वायुमंडल में 21% तक फैली हुई है। वायु में ऑक्सीजन पौधों द्वारा निर्मित होती है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन हमें वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाती है। अगर ये गैस बराबर रहती है तो अच्छा होता है, परंतु यह संतुलन आजकल आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि हम कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से हम वायुमंडल का प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी में ऊष्मा तथा गर्मी को अपने पास खींच लेता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और इसका तापमान बढ़ जाता है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। भूमंडलीय तापन। जब वायु प्रदूषण और गाड़ियों के धुएं से ऊष्मा तथा गर्मी पैदा होती है तो भूमंडलीय तापन होता है, जिससे ध्रुवों की बर्फ पिघलती जाती है। वायु चक्र। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान भर देती है और वह रिक्त स्थानों में आ जाती है। यह चक्कर हमेशा चलता रहता है और इसे वायु चक्र कहते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना 5 भागों में बांटी गई है। नंबर 1, क्षोभमंडल। नंबर 2, समताप मंडल। नंबर 3, मध्य मंडल। नंबर 4, बाह्य मंडल। नंबर 5, बहिर्मंडल। नंबर 1, क्षोभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है। हम इसी में मौजूद हैं। हम इसी में सांस लेते हैं और मौसमीय घटनाएं भी इसी में होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा और ओले वर्षण। नंबर 2, समताप मंडल। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों से मुक्त है, फलस्वरूप हम इसमें हवाई जहाज उड़ा सकते हैं और हम इसमें हवाई जहाज उड़ाते भी हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस है, जो हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाते हैं। नंबर 3, मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में
प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ब्राह्मंडल ब्राह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार इसी परत में होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसके द्वारा वापस पुनः पृथ्वी पर परिवारित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल और बहिर्मंडल यह सबसे ऊपर वाला परत है। बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं। यह 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी? हमारे मन में यह सवाल उठता रहता है। इसका अनुमान लगाते हुए हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। इसमें दो शब्द हैं, मौसम और जलवायु। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को हम मौसम कहते हैं। इसमें आर्द्रता एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमारा मन खुश बना सकता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उसे हम जलवायु कहते हैं। लंबे समय तक किसी स्थान के मौसम को हम जलवायु कहते हैं। अगला पॉइंट है तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायु का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन को सूर्य ताप भी कहते हैं। इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती चली जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इनमें कुछ यंत्र हैं जो इस काम आते हैं। तापमापी यह तापमान मापता है। वायु दाब मापी यह वायु दाब को भी मापता है। वर्षा मापी यह वर्षा की मात्रा को मापता है। और वात दिग्दर्शी यह पवन की दिशा दर्शाता है। क्या आप जानते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की 20 अरब भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करता है, यानी 2 अरब ही प्राप्त करता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो ये गर्म हो जाती है और फसलें नहीं उग सकती। गांवों की अपेक्षा नगरों में तापमान ज्यादा होता है। दिन के समय एसोफेल्ट से बनी सड़क एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर कम होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है।
यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंड्रस सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इसे उतार दें तो फिर वे वहीं मर जाएंगे। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन का काम करते देख सकते हैं। जब सड़क पर गिरी हुई पत्तियां उड़ती हैं तो उसे पवन कहते हैं। पवन धीरे बहती है तो धूल या धुआं उड़ते हुए आप देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में भी चलना मुश्किल होता है। पवन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थायी पवन है, नंबर 2 मौसमी पवन और नंबर 3 स्थानीय पवन। नंबर 1 स्थायी पवन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनों को स्थायी पवन कहा जाता है। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में आती हैं। भारत में मौसमी पवनों में एक मानसून पवन है। स्थानीय पवन ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में एक विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए समुद्री समीर। क्या आप जानते हैं भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन चलती रहती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं। हरियाणा में भी जून के महीने में स्थानीय पवन लू चलती है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन या पछुआ कहते हैं। चक्रवात आवेश प्राकृतिक आवेश भारत की पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 19 अक्टूबर 1999 को एक महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी। ये हवाएं 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली एवं तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवन तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवन के कारण उठी ज्वारीय तरंगे 20 किलोमीटर तक ऊपर तक आ गई। फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक से 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल भी नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्व पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन करके यह श्रीलंका के निकट से सुबह 29 अक्टूबर को 10:30 बजे ओडिशा के पुरी में पहुंचा।
आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, जल वाष्प धारण की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार अधिक आर्द्र हो जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, इसलिए हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। जल वाष्प संगठित होकर ठंडे होकर जल की बूंद बनते हैं और जब ये बादल इन्हीं जल बूंदों को एक समूह में ले जाता है, जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ये वायु में न तैर सकती हैं, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए इस जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संगठित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संगठित नमी कुछ देर तक एक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा का जल उनके साथ रुक नहीं पाता तथा ये मैदानों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा होता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। आप जानते हैं, वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। हरियाणा में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण पश्चिमी चक्रवात है। यदि वर्षा रबी की फसलों के लिए यह लाभदायक होता है। अब हम इस अध्याय के कुछ प्रश्न करेंगे। नंबर 1, वायुमंडल क्या है? नंबर 2, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना हुआ है? नंबर 3, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं? नंबर 3, मौसम किसे कहते हैं? नंबर 4, वर्षा के 3 प्रकार बताएं। नंबर 6, वायु दाब क्या है? और नंबर 7, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? भूमध्य रेखा से दूर जाने पर तापमान क्यों घट जाता है? शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद, जय भारत।